हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर 2 बात करता है कि कौन से एग्रीमेंट्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और ये भी बोलेगा कि वॉइडेबल और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं। ओके, तो इनके बारे में चैप्टर नंबर 2 बात करता है। अब हम आएंगे इसके सेक्शन नंबर 10 के ऊपर, जो अगेन ये बात करता है कि कौन से एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये है कि पार्टीज का जो कंसेंट होना चाहिए वो फ्री कंसेंट होना चाहिए, यानी कि कोई उनके ऊपर जोर जबरदस्ती करके कॉन्ट्रैक्ट ना कराया हो, अपनी मर्जी से वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने चाहिए। इसके एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा अभी। पार्टीज जो है वो कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, यानी कि जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए वो पूरी होनी चाहिए। थर्ड इज, जो कंसिडरेशन अमाउंट है वो लॉफुल होना चाहिए। ओके, एंड फोर्थली, जो ऑब्जेक्ट है एग्रीमेंट का वो लॉफुल होना चाहिए। ओके, अब मैं आपको इसका मतलब और एग्जांपल दोनों समझाता हूँ। फ्री कंसेंट, पहले हम आते हैं फ्री कंसेंट के ऊपर। ओके, इसका अलग से सेक्शन भी है। सेक्शन आगे के सेक्शंस में हम पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग टाइप ऑफ कौन से केसेस होते हैं जहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं होता है। अब सपोज ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, इस कॉन्ट्रैक्ट को जब ये एंटर हो रहा था उस टाइम बी ने क्या किया था कि ए के ऊपर एक गन रख दी थी उसके ऊपर, एंड बोला कि इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। ओके, अब यहाँ पे क्या ए ने उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपनी मर्जी से साइन किए? क्या यहाँ पे फ्री कंसेंट था उसका? यहाँ पे ए का फ्री कंसेंट नहीं था, बिकॉज उसको प्रेशर किया गया था इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के लिए। एंड दैट इज वाई हम आगे के सेक्शंस में ही पढ़ेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये हो सकता है वॉइडेबल। ओके, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि फ्री कंसेंट का एक एग्जांपल। ओके, अब हम देखते हैं कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि पार्टीज मेजर होनी चाहिए एंड पार्टीज साउंड माइंड की होनी चाहिए। ये दो मेजर चीजें आपको याद रखनी है कि कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है। अगर कोई भी पार्टी 18 साल से कम की है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती है। एंड अगर कोई पार्टी अनसाउंड है, उसका ही इज नॉट ऑफ साउंड माइंड, देन ऑल्सो दैट पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन, इसका आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ए ने बोला कि आई विल गिव यू अ कार, एंड बी ने बोला कि इस कार के बदले मैं तेरे को 500 kgs गांजा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन है क्या वो लॉफुल है? ऐसा भी बिल्कुल नहीं बोल सकता, बिकॉज दिस कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। आप पैसे दे सकते हो, आप कोई और चीज दे सकते हो उस कार के बदले जो कि लीगल हो, बट यू कैन नॉट गिव एन इलीगल सब्सटेंस इन कंसिडरेशन ऑफ दैट कार। तो यहाँ पे ये अनलॉफुल कंसिडरेशन है, एंड जो एग्रीमेंट है इनके बीच में कार को परचेज करने का वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदलेगा। ओके, अब ये है इसका लॉफुल ऑब्जेक्ट। फोर्थ इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट का भी एक इजी सा एग्जांपल है कि यही ए और बी है, इनके बीच में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बी जो है वो सी को जाके मारेगा, बी विल बीट सी। ऐसा ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, एंड ऑब्वियसली ए कुछ पैसे दे रहा है बी को ये काम करने के लिए। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट लॉफुल है? इस कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है, बिकॉज यहाँ पे मारने की बात हो रही है, बी को सी को मारना है। दिस इज नॉट अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज व्हाई दिस एग्रीमेंट विल नॉट टर्न इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो यही चीज हमको समझनी है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 11 पे, जो कि बात करता है हु आर कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब सेक्शन 10 में हमने देखा था, उसमें जनरली बहुत चीजें बोली गई थी कि यही चीजें होनी चाहिए तभी एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदलेगा। अब हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, और सबसे पहले सेक्शन 11 में बात होती है कंपिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। Every person who is competent to contract, who is of the age of majority according to the law to which he is subject,
and who is of sound mind and not disqualified by contracting her from contracting by any law to which he is subject. तो इसमें तीन चीजें हमको याद रखनी है. पहला चीज कि जो पर्सन है वो बच्चा नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है. तो 18 ईयर्स से वो अबव होना चाहिए. सेकेंडली, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये कि उसको साउंड माइंड का होना चाहिए. ही शुड नॉट बी मैड. ओके, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है. थर्ड इज एनी अदर पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, वो पर्सन को आप ये नहीं बोल सकते कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा इंसॉल्वेंट हो गया. इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया. ही डज नॉट हैव एनी मनी इन हिज बैंक अकाउंट और एनीवेयर. क्या ऐसा कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? दिस पर्सन इज ऑल्सो नॉट empowered by law to enter into contract. So यही हमारा सेक्शन नंबर 11 बोलता है. अब हम आते हैं इसके सेक्शन 12 पे. सेक्शन 12 बात करता है कि कौन कौन बंदे हम बोलेंगे कि साउंड माइंड के हैं, यानी व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग दैट व्हिच पर्सन इज अ साउंड पर्सन एंड व्हिच पर्सन इज एन अनसाउंड पर्सन. तो सेक्शन 12 इस क्राइटेरिया के बारे में बात करता है. इसको हम रीड करते हैं. अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड for the purpose of making a contract if at the time when he makes it he is capable of understanding it and of forming a rational judgment. Okay, यानी कि एक पर्सन को हम साउंड माइंड का तब बोलेंगे जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे एक रैशनल जजमेंट ले सकता है. ओके, तो उसको इस स्टेट में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक पर्सन से साइन करवा रहे हो कॉन्ट्रैक्ट when he is drunk, extremely drunk, उस टाइम अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं तो ये माना जाएगा that he is not competent to contract at that point of time because वो उस कॉन्ट्रैक्ट को समझने की पोजीशन में ही नहीं था. ओके, तो ये चीज हमको समझनी है. अब इसमें ये बोला कि आगे a person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind. यानी कि जब एक पर्सन जो है वो क्या है, नॉर्मली वो पागल रहता है, नॉर्मली ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, बट दिन में सपोज 1 या 2 घंटे वो साउंड माइंड का हो जाता है. समथिंग लाइक गजनी, आप ऐसा कुछ मान लो. ओके, अब यहाँ पे जिस टाइम वो साउंड माइंड का था 1 घंटे या 2 घंटे दिन में, जब भी वो साउंड माइंड का था उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. लेकिन जिस पूरे टाइम वो अनसाउंड माइंड का था उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता. ओके, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड may not make a contract when he is of unsound mind. यानी कि एक पर्सन है वो 20-21 घंटे दिन में ठीक रहता है, साउंड रहता है, लेकिन 2 से 3 घंटे उसको कोई बीमारी हो जाती है दिमाग की. ओके, रात में सपोज ही गेट्स मैड, तो जिस टाइम पे वो when he is not able to concentrate, जब वो माइंड अपना खो देता है 2-3 घंटे, उस 2-3 घंटे में वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता. लेकिन बाकी पूरे दिन में वो 21 घंटे जब तक वो साउंड माइंड का था तब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है. ओके, इसको हम पढ़ते हैं, इसका इलस्ट्रेशंस. अ पेशेंट इन अ ल्यूनाटिक असाइलम हु इज एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड मे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोस इंटरवल्स. यानी कि एक पर्सन जो पागल खाने में बंद है वो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो साउंड माइंड का होगा. पूरे दिन में 1 या 2 घंटे भी साउंड माइंड का रहेगा, उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है. A sane man who is delirious from fever or who is so drunk that he cannot understand the terms of a contract or form a rational judgment as to its effects or his interests cannot contract while such delirium or drunkenness lasts. यानी कि एक पर्सन जो है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, when he is so much drunk, बहुत सारा he is drunk, विस्की उसने पी रखी है और उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो that will not be valid. उसको परमिशन नहीं है कि उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा. ओके, बिकॉज ही मस्ट बी इन अ कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो यही हमारा सेक्शन 12 बोलता है. अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 13 पे. सेक्शन 13 बात करता है कि ये कब माना जाएगा कि 2 पर्सन एक चीज के लिए कंसेंट कर रहे हैं. ये तभी माना जाएगा जब वो एक चीज को
स्पिरिट में, सेम स्पिरिट में वो एक चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए जो है वो बी को मान लीजिए 10,000 रुपये देगा, एंड बी विल एक्चुअली स्पॉन्सर दिस एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड। तो बी क्या करेगा, ए के बच्चे की जो एजुकेशन है उसको स्पॉन्सर करेगा, एंड उसके बदले ए जो है वो 10,000 रुपीज बी को देगा। अब यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर है कि दोनों पार्टीज को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, एंड दोनों ये चीज समझते भी हैं अच्छे से। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज सेम सेंस में एग्री कर रहे हैं, यहाँ पे कोई मिसकंसेप्शन या मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ओके, एंड दैट इज व्हाई दिस विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो सेक्शन 13 जो एक जनरल सी बात ही बोलता है बस। ओके, अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 14 पे, जो कि बात करेगा फ्री कंसेंट की। मैं बार बार आपको सेक्शन नंबर 10 पे लेके जाता हूँ बिकॉज इसको मैं आपको टिक कराता रहता हूँ। हमने देखो कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है, जो कि सेक्शन 11 और 12 में हमने देखा था। ओके, अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट का सेक्शन हमने देखा है अभी, सेक्शन नंबर 14 से स्टार्ट हो रहा है, एंड इसके जो कंपोनेंट्स हैं फ्री कंसेंट कब कब माना जाएगा एंड कब कब नहीं माना जाएगा, वो भी सेक्शन 14 में ही गिवन है। अब कोवर्जन, अगर एक पार्टी किसी को फियर में रख के, जैसे गोली वाला एग्जांपल हमने जो लिया था, गोली रखी है एक बंदे के सर के ऊपर, उसको बोला कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर, तो ये कोवर्जन है, एंड इसके बारे में सेक्शन 15 बात करता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा तो भी फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, इसके बारे में सेक्शन नंबर 16 बात करता है। फ्रॉड, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड हुआ है तो भी ये माना जाएगा कि फ्री कंसेंट नहीं था, उसके बारे में सेक्शन 17 बात करता है। एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी कि कुछ ऐसा बात हुई है, इसको भी हम सेक्शन 18 में डिस्कस करने वाले मिसरिप्रेजेंटेशन को। तो ये भी जब होगा, whenever there is a misrepresentation in a contract, then it will be said कि फ्री कंसेंट नहीं था। एंड ऑब्वियसली मिस्टेक, अगर गलती हुई है पार्टीज में, दोनों पार्टी से गलती हो गई है अगर फॉर एग्जांपल, तो उस केस में भी ये माना जाएगा कि दोनों पार्टीज का फ्री कंसेंट नहीं था। तो अब हम इसको रीड करते हैं सेक्शन नंबर 15 से, जो कि बात करता है कोवर्जन की। ओके, अब कोवर्जन का एग्जांपल आपको मैं दे ही चुका हूं। ओके, इसको हम रीड करते हैं। Coercion is the committing or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code, or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person, whatever, with the intention of causing any person to enter into an agreement. अब फॉर एग्जाम्पल ए ने बोला कि ए हैज टोल्ड बी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करोगे तो मैं आपके बच्चे को, जो कि है सी, उसको मार दूंगा। अब ये जो उसको धमका रहा है ए, दिस इज एन ऑफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड, आईपीसी में ऑफेंस है कि यू कैन नॉट थ्रेटन समवन। ओके, तो यहाँ पे जैसी आईपीसी होगी ऑफेंस कमिट करने की वो थ्रेटन कर रहा है, ये माना जाएगा कि ही इज कमिटिंग कोवर्जन। वो बी के ऊपर डर पैदा कर रहा है बी के माइंड में, एंड उसके बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवा रहा है। ओके, एंड अगर यहाँ पे बी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर भी देता है तो ये माना जाएगा कि ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दैट इज वॉइडेबल। ओके, बी चाहे आगे जाके तो कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट को बोल सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मैंने कोवर्जन के अंडर साइन किया था, एंड अब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा दो। ओके, तो वॉइडेबल का क्या मतलब है? वॉइडेबल का ये मतलब है कि यहाँ पे जिस पार्टी के साथ कोवर्जन हुआ है उसके पास पावर है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा दूं। ओके, और अगर जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा तो उसका ये मतलब होगा कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट में बातें बोली गई थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस कॉन्ट्रैक्ट में सेट की गई थी, उनको निभाने की जरूरत अब नहीं है। ओके, ये हम सेक्शन नंबर 19 में पढ़ेंगे कि
उसमें लिखा हुआ है ये चीज दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज voidable when it is when it is executed under coercion. ओके, अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 16 के ऊपर, जो कि बात करते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में. ओके, अब अनड्यू इन्फ्लुएंस कब माना जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी एक फादर है एंड सन है. ए इज द फादर एंड बी इज द सन. ए के पास, यू कैन सी ओवर हियर दैट ए हैज दिस अथॉरिटी, दिस कैपेसिटी कि वो बी को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा सकते हैं एंड बी जो है बिना सोचे समझे उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देगा, और उसमें अगर ए को कोई बेनिफिट हो रहा है तो वो उस बेनिफिट को ले लेगा. यहाँ पे ए अपनी पोजीशन गलत फायदा उठा सकता है. ओके, इज इन दिस पोजीशन. तो यही चीज बोल रहा सेक्शन 16 कि अगर कोई पार्टी एक ऐसी अथॉरिटी की पोजीशन में है और वो उस पोजीशन का गलत तरीके से फायदा उठाता है, देन ये माना जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हो चुका है. और अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है, देन वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है. और यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में जैसे बी है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर देता है अपने फादर के साथ और उससे उसकी कुछ हार्म हो रहा है उसके इंटरेस्ट को, देन बी कोर्ट में जाके बोलेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट उसको वॉइड डिक्लेयर कराइए. ओके, इसका क्लॉज 1 हम देखते हैं. ये बोलता है अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशंस subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. यानी कि अगर एक पार्टी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसी पोजीशन में है where the party can dominate the will of the other. ओके, तो हमने एग्जांपल देखा ही इसका फादर वाला, वहां पे वो ऐसे पोजीशन में थे एंड ही यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर. ये हम डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि अगर फादर अपनी पोजीशन गलत तरीके से फायदा उठाते हैं और कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए बोलते हैं बी को, देन इट विल बी सेड कि उन्होंने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया है. सेकंड, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रिंसिपल, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर where he holds a real and apparent authority over the other. अब रियल और apparent authority का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है ए, इनका एक पेशेंट है बी. ये क्या करते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं बी को, दवाइयों की लिस्ट लिख के दे देते हैं और बोलते हैं कि जो दवाइयां हैं ना, या मेरे फार्मेसी से ही परचेज करो. उनकी डॉक्टर की कोई फार्मेसी भी थी, तो डॉक्टर बोलते हैं कि वहीं से आप परचेज करो उसको जाके. अब यहाँ पे अगर डॉक्टर ने कोई जानबूझ के बहुत सारी गलत दवाइयाँ लिख दी हैं ताकि दवाइयों की लिस्ट बढ़ जाए, और यहाँ पे फोर्स किया गया अगर एक को कि आपको मेरी फार्मेसी से खरीदना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक रियल और एपरेंट अथॉरिटी को गलत तरीके से एक्सरसाइज किया गया. डॉक्टर की यहाँ पे रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी थी एंड उसको गलत तरीके से यहाँ पे डॉक्टर ने उसको एक्सरसाइज किया है. Okay. Or where he stands in a fiduciary relationship with the other. अब ये fiduciary relationship क्या होता है? ये होता है relationship of trust. Okay. For example, lawyer and client का relationship. इसको हम बोलते हैं fiduciary relationship. Okay. यहाँ पे जो client है वो lawyer पे trust करता है and जो भी lawyer बोलेगा इन client को document पे sign करने के लिए, client कर ही देगा, बिकॉज वो ही ट्रस्ट द लॉयर कि जो भी डॉक्यूमेंट मुझे साइन कराएगा वो सही होगा. और अगर यहाँ पे गलत डॉक्यूमेंट पे साइन करवा देता लॉयर, तो ये माना जाएगा कि उन्होंने अनड्यू इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज की है और जो क्लाइंट है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है. ओके, और वेयर ही मेक्स, अब उसका बी पे आए हुए हैं, और वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज temporarily or permanently affected by reason of age, illness or mental or bodily distress. For example, एक बड़े old से person है हमारे A is now very old. Okay. अब इन्होंने एक नर्स को रखा हुआ है अपने घर पे so that the nurse takes care of this person. नर्स है B.
ओके, अब बी को दिख रहा है कि ए की डेथ कभी भी हो सकती है, तो बी क्या करती है, वो विल के पेपर्स लेके आती है और उस पर वो साइन करवा देती है ए के। ओके, और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ए की वो अपने नाम पे करा देती है। अब यहाँ पे आगे जाके अगर ए के कुछ बच्चे भी हैं, सपोज सी एक बच्चा है ए का, यहाँ पे सी चाहे तो वो ए और बी के जो बीच में विल साइन हुई है उसको वो वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। ओके, सपोज नर्स ने एक ऐसे एग्रीमेंट में साइन करवा दिया है कि आज के बाद जितनी भी प्रॉपर्टी है ए की वो सिर्फ और सिर्फ बी की होगी, उस पर ए के बच्चों का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा एक एग्रीमेंट पे भी उसने साइन करवा दिया। तो जो सी के बच्चे हैं वो अगर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है बाय नर्स। ओके, अब हम आते हैं क्लॉज 3 के ऊपर। ये बात करते हैं दैट वेयर अ पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर enters into a contract with him and transaction appears on the face of it or on the evidence adduced to be unconscienceable, the burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall lie upon the person in a position to dominate the will of the other. अब हमको एक चीज समझनी है बस इसमें कि जैसे ही आपने दिखा दिया है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकती है, सपोज इसी केस में जैसे ही प्रूव हो जाता है कि बी को एज एज अ नर्स एम्प्लॉय किया था इन्हें, जैसे ये चीज प्रूव हो जाता है उसके बाद ये मान लिया जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस बी एक्सरसाइज कर सकती है। तो बी के अगेंस्ट प्रिजम्पशन रेज हो जाएगी उसी टाइम जिस टाइम ये प्रूव होगा कि बी वाज अ नर्स एट द हाउस ऑफ ए। ओके, अब यहाँ पे बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, इसको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है एक्सरसाइज नहीं किया है। ओके, जो सी हैं, जो बच्चे हैं के जिन्होंने केस फाइल किया है, उनको ये चीज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ या फिर नहीं हुआ है। ये बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं किया है। ओके, तो यही चीज हमारा क्लॉज 3 बोलता है। इसकी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ लेते हैं, बी उठा लेते हैं इसकी। A man enfeebled by age or disease is induced by B's influence over him as his medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum for his professional services. B employs undue influence. वही सेम एग्जांपल है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, नर्स वाला। ओके, तो यहाँ पे बस वो नर्स की जगह पे मेडिकल अटेंडेंट का वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इट्स बिल्कुल सेम है बाकी पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन। इसका सी भी पढ़ लेते हैं। A, being in debt to B, the moneylender of his village, contracts a fresh loan on terms which appears to be unconsignable. It lies on B to prove that the contract was induced by undue influence. अब ये बोलता है कि ए ने अपने गांव के सेठ बी से एक लोन लिया है, बट उन लोन की टर्म्स जो है ना बहुत ज्यादा अनरीजनेबल है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये लिखा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इस केस में 50%। अब ये जो टर्म्स है ये बड़ी गलत तरीके से सेट हुई हुई है। नॉर्मल रेट 10-15% का होता है और ये तो 50% ले रहे हैं। तो यहाँ पे बी को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं किया, बिकॉज बी वॉज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ ए। बी इस पोजिशन में था, तो इधर यहाँ पे बी को ये चीज प्रूफ करनी पड़ेगी कि मैंने इस पोजिशन का गलत फायदा नहीं उठाया। अब हम आते हैं डी के ऊपर। ए अप्लाइज टू अ बैंकर फॉर अ लोन एट अ टाइम वेयर देयर इज stringency in the money market. The banker declines to make loan except at a high rate of interest. A accepts the loan on its terms. This is a transaction in the ordinary course of business and the contract is not induced by undue influence. यहाँ पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था, एंड बैंकर ने उससे थोड़ा 1-2% एक्स्ट्रा ले लिया। सपोज रेट था 15%, बैंकर ने 17-18% चार्ज कर लिया। यहाँ पे
बैंकर ने अपने पोजीशन का गलत फायदा नहीं उठाया, बिकॉज यहाँ पे जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है वो ही सेम था, ऑलरेडी मार्केट में रेट हाई थे, तो बैंकर ने भी हाई रिटर्न, जो हाई इंटरेस्ट है वो ऑफर किया। तो हियर हियर ऐसा नहीं माना जाएगा कि बैंकर ने अनड्यू इन्फ्लुएंस अपनी एक्सरसाइज करी है। ओके